कानपुर में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां उधार दिए पैसे वापस मांगने पर एक दोस्त ने अपने दोस्त के कान काट लिए। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। कानपुर में कान कचवा दोस्त। कानपुर में ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। कानपुर में एक दोस्त ने अपने दोस्त के कान काट लिए। देखिए इसका क्या हाल हो गया है। कान पर पट्टी बंधी है। इसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि इसका दोस्त इसके साथ ऐसा कर सकता है। पूरा मामला कानपुर के बाबूपुरवा का है, जहां पर मिलन गुप्ता ने अपने दोस्त शुभम को जरूरत पड़ने पर उधार पैसे दिए थे और जब उसने अपने उधार के पैसे वापस मांगे तो शुभम को गुस्सा आ गया। उसने धारदार हथियार से अपने दोस्त मिलन का कान काट दिया। इसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत मिलन ने पुलिस से की। अब पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। फिलहाल शुभम फरार है और उसकी तलाश जारी है। शुभम की गिरफ्तारी के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर उसने मामूली सी बात पर अपने दोस्त के कान क्यों काट दिए। इस वारदात से कानपुर के लोग हैरान हैं। मिलन गुप्ता द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके दोस्त शुभम गौतम से वो उधार पैसे मांगने गए थे 2000 रुपए। इस बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हुई, वाद विवाद हो गया। इस बात पर शुभम गौतम द्वारा उसको धक्का करके गिरा करके अपने मुंह से उसके कान को आधा काट लिया गया है। दरअसल पूरा मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बात न सुनने पर न गवारा गुजरी और उसने अपने घर जाकर चाकू लाया और उसकी कान काट लिए। अब जख्मी हालत में ये युवक थाने में पुलिस से अपनी गुहार लगा रहा है। अगर पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और छापेमारी जारी है। अब जब युवक पकड़ के सामने आएगा या आरोपी पकड़ के सामने आएगा तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर पाकिस्तान से अंजू लौट तो आई, लेकिन अब उसके लौटने को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही है। और इसी बीच अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वो भी भारत आ सकता है। क्या दिक्कत क्या हुई थी? क्या दिक्कत की हुई थी? नहीं, मैं हैप्पी हूँ। पाकिस्तान से अंजू देश लौट आई है। खुफिया एजेंसियां अंजू से पूछताछ कर रही हैं। अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है और अगर बच्चे राजी हुए तो वो उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाएगी। अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली थी और अब नसरुल्लाह कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हिंदुस्तान आने को तैयार है, भले ही इसके लिए उसे जेल ही क्यों न जाना पड़े। दरअसल नसरुल्लाह को भारत आने पर इसीलिए जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि अंजू के पाकिस्तान चले जाने के बाद उसके पहले पति अरविंद ने अंजू और उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई थी। अब ऐसे में अगर नसरुल्लाह भारत आता है तो जिस थाने में ये शिकायत दर्ज है वहाँ की पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहती है। हालांकि उसके बच्चों ने ही उससे मिलने से इनकार कर दिया। अंजू को सोसाइटी में भी एंट्री नहीं देने का फैसला किया गया, जहां उसके बच्चे अपने पिता के साथ रहते हैं। लेकिन अब अंजू के भारत वापस आने की एक और वजह सामने आई है। नसरुल्लाह ने अंजू के दावे की पोल खोल दी है। नसरुल्लाह ने बताया है कि अंजू का वीजा खत्म हो गया था और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बार बार गुहार लगाने के बाद भी उसे नहीं बढ़ाया। लिहाजा अंजू के पास वापस भारत आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। नसरुल्लाह ने ये भी उम्मीद जताई है कि अंजू 3 महीने बाद फिर से पाकिस्तान आ जाएगी। नसरुल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर उसे भारत का वीजा मिलता है तो वो अंजू को फिर से पाकिस्तान वापस लेने के लिए भारत आ सकता है। भारत आने के बाद अब अंजू कहाँ है ये कोई नहीं बता रहा। अंजू ना तो भिवाड़ी गई है और ना ही अब तक बच्चों से मिली है। इस बीच अंजू जहाँ रहती थी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। IB की एक टीम ने
अंजू के बच्चों से पूछताछ भी की है। अंजू की एक 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। अंजू के पाकिस्तान से वापस भारत लौटने को लेकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अंजू का वीजा नहीं बढ़ाया गया, जिस वजह से अंजू वापस भारत लौटी है। अगर अंजू को पाकिस्तान जाने के लिए और नसरुल्ला को भारत आने के लिए वीजा नहीं मिलता तो वो दुबई में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि अंजू भारत में क्या करेगी, कहाँ रहेगी और क्या वो अपने बच्चों से मुलाकात करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या दिक्कत? जनवरी में रामलला के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम आपको बताते हैं कि पहले दौर में किन लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस घड़ी का पूरे देश को इंतजार है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भेजे जाने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में वाराणसी में भी ट्रस्ट ने 50 हस्तियों को निमंत्रण कार्ड के जरिए न्योता भेजा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह का रंग अब वाराणसी में भी दिखने लगा है, जहां अयोध्या से पहली बार प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पहुंच चुका है। यह निमंत्रण वाराणसी के 50 लोगों के लिए भेजा गया है, जिसकी जिम्मेदारी काशी विद्वत परिषद को सौंपा गया है। प्रथम 50 लोगों में वाराणसी के संत, प्रबुद्ध जन और जो पद्मश्री लोग हैं वो शामिल हैं, जिन्हें यह काशी विद्वत परिषद खुद जाकर निमंत्रण दे रहा है। निमंत्रण कार्ड आप देख रहे होंगे कि बाकायदा इसे लिफाफा में रखा गया है और पर्टिकुलर जिस नाम से यह निमंत्रण भेजा गया है उनका नाम अंकित किया गया है। तो एक तरह से जो भव्य आयोजन की जो शुरुआत है वो देखने को मिलने लगी है। सबसे पहले कड़ी में वाराणसी के 50 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्साह का रंग है वो पूरे देश में देखने को मिलेगा और काशी भी पूरी तरह से इस उत्साह में शामिल होगा। ट्रस्ट की ओर से लेटर पैड पर लिखा हुआ है, यह निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता है। काशी के संत, प्रबुद्ध जन, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्डी के साथ कुछ प्रोफेसर और ज्योतिषाचार्यों के नाम इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही विद्युत परिषद को यह भी जिम्मेदारी मिली है कि इन 50 लोगों को 20 जनवरी को अयोध्या लेकर जाना है और उन्हें तमाम विशेष सुविधाओं के साथ उनकी देखरेख करना है। मतलब मेहमान नवाजी का विशेष ध्यान रखना। इनके रहने खाने का सारा इंतजाम टेंट सिटी में रखा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जन्मभूमि पर जो होने जा रही है, उसके लिए काशी के संतों को आमंत्रित करने के लिए मुझे दूत के रूप में ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ और काशी के संतों को, विद्वानों को, लगभग 50 लोगों का आमंत्रण पत्र मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से प्राप्त हुआ है, उन तक पहुंचाने के लिए, उनको सादर आमंत्रित करने के लिए। वहीं पहली कड़ी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद को निमंत्रण पहुंचा। हालांकि स्वामी जितेंद्रानंद आयोजन समिति में शामिल हैं। उनका कहना है कि उनके लिए यह गौरव का क्षण है। काशी के श्री काशी विद्वत परिषद के विद्वान हों या पद्म अलंकृत विद्वान हों और काशी के संत समाज हो, इस सभी को आमंत्रण है। और हम तो अपने को बहुत बड़भागी समझते हैं कि हम विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का शिलान्यास अथवा उद्घाटन, श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास, भूमि पूजन और अब उसके उद्घाटन समारोह का भी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी मैं हिस्सा बनूंगा। निमंत्रण पत्र को एक एक करके काशी विद्युत परिषद गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचाना शुरू कर चुका है। जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी, उदासीन, निर्मल बैरागी अखाड़ा शामिल है। साथ ही संकट मोचन मंदिर के महंत, महामंडलेश्वर संतोष दास, महंत बालक दास, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत, कबीर मठ और रविदास मंदिर के महंत शामिल हैं। इन्हें निमंत्रण देकर ट्रस्ट के चंपत राय ने आने के लिए आग्रह किया है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।
इधर दक्षिण के 2 राज्यों पर मंडरा रहा है तूफान का खतरा। चेन्नई में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दक्षिण के 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मिचोंग को लेकर अलर्ट जारी है। ये तूफान अगले कुछ घंटों में तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। चेन्नई समेत प्रदेश के कई तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तूफान की दस्तक के साथ ही चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया है, जिसके चलते फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पोंडुचेरी के लिए बारिश, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए तीनों ही प्रदेशों में कुल 144 ट्रेनें रद्द की गई हैं। तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से कहा है कि वो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दें। बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट देखते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पोंडुचेरी के तटीय इलाकों में आसमान में काले बादलों का घेरा है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश तो बीते 3-4 दिनों से हो ही रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज और कल का दिन तूफान मिचोंग के चलते काफी भारी रहने वाला है। लिहाजा सरकार और प्रशासन अलर्ट है। आम लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। तूफान आज तट के समानांतर चलेगा और कल दोपहर भीषण तूफान के रूप में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तट को पार करेगा, यानी कि लैंडफॉल करेगा। बाहर से आए लोगों को फिलहाल तूफान के कारण चेन्नई में ही रुकना पड़ा है, क्योंकि कई ट्रेनें भी रद्द हो चुकी हैं और फ्लाइट भी कैंसिल हैं। आंध्र और तमिलनाडु के कई जिलों में तूफान का असर पड़ सकता है, इसीलिए प्रशासन ने लोगों के राहत बचाव के इंतजाम कर रखे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। तमिलनाडु में हालात बिगड़ने पर राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमों को ही तैनात रखा गया है। पोंडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी से फोन पर हालात के अपडेट लिए हैं। चेन्नई में कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घरों में और सड़कों पर सब जगह पानी है। तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते अगले 24 घंटे बेहद भारी हैं। मोदी सरकार की तरफ से राज्य सरकार की हर संभव मदद की जा रही है और तूफान के चलते होने वाले नुकसान को कम से कम करने की हर कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तेज रफ्तार से तूफान तट की ओर बढ़ रहा है, उससे अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तरकाशी में लगातार भालू के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। हीना गांव में घास काटने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। वहीं भालू के हमले से महिला बुरी तरह से घायल हो गई। इसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। महिला घर के पास ही खेत में घास काटने के लिए गई थी, तभी भालू ने हमला कर दिया और वहीं महिला के चिल्लाने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर भालू मौके से भागा। हमारे पास एक पेशेंट आई है, फूलदेई हिनास की रहने वाली है, 52 साल की है ये फीमेल। इनको भालू के द्वारा अटैक किया गया था। तो इंजरीज आई है, राइट लेग में है, डिग्लविंग इंजरी है फुट में, और एक इंजरी इनके फोरहेड पे आई है। वैसे पेशेंट अभी स्टेबल है, अभी ठीक है, और सारी सफाई करके अच्छे से और रेबीज के इंजेक्शन वगैरह इनको लगा दिए जा चुके हैं। और अब पेशेंट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, अब यहीं पर रहेंगे कुछ टाइम तक। बढ़ते हैं सुबह
10:45 लेकर खेतों में गए थे घास के लिए, और अचानक ही वहाँ पे बालों ने हमला कर दिया। प्रशासन ये चाहते हैं कि जो मामूली जंगली जानवर हैं इनके गाँव में सुरक्षा की जाए, गाँव वाले बहुत परेशान हैं। पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी में बर्फबारी से पूरी की पूरी घाटी ही बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। हालांकि सुबह होते होते कुछ जगहों पर मौसम साफ हुआ, धूप निकल आई, लेकिन पहाड़ों पर लगातार पिछले 2-3 दिनों से मौसम बदलता दिख रहा है। बर्फबारी हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी। बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।